वेलकम टू दिस न्यू चैप्टर ऑफ इंटरेस्टिंग स्टोरी। अगर इस स्टोरी पे अच्छे व्यूज, कमेंट और लाइक आए तभी ये स्टोरी कंप्लीट की जाएगी। सो अगर आप इस स्टोरी को पूरा सुनना चाहते हैं तो सपोर्ट दिस स्टोरी, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड सपोर्ट अस। अभिमन्यु ने अपने बॉडीगार्ड को फोन कर कर कहा, जितना जल्दी हो सके मुझे वो इंसान चाहिए, जिंदा या मुर्दा, आई डोंट केयर, सिर्फ 2 घंटे तक वो मुझे चाहिए। यू हैव ओनली 2 hours, whoever it is, unite the earth and the sky, but I want him in the cursed castle of hell। 2 घंटे बाद मैं कैसल ऑफ हेल में आऊंगा और अगर मुझे वो वहाँ नहीं मिला तो तुम अपनी कब्र खुद अपने हाथों से खोद लेना, क्योंकि अगर तुम्हें मेरा बताया हुआ काम पूरा नहीं किया तो तुम खुद अपने आप को मेरे सामने गोली मारोगे और ये अभिमन्यु राय सिंघानिया का ऑर्डर है, कहकर उसने फोन काट दिया। निखिल जो उसके सामने मौजूद था, एक पल को तो वो डर गया और अभिमन्यु की तरफ देखकर बोला, शांत हो जा अभिमन्यु, भाभी ठीक है और देवांश भी। अभिमन्यु चिल्लाते हुए बोला, कैसे शांत हो जाऊं निखिल, सिर्फ एक पल बाद भी अगर मैं लेट होता तो आज मुझसे मेरी अविका और मेरा दोस्त हमेशा हमेशा के लिए दूर चले जाते। कैसे शांत हो जाओ यार, मुझे ये भी नहीं पता है कि आखिर वो इंसान कौन है जिसने मेरे दोस्त और मेरी बीवी पर हमला किया। वो तो सही समय पर अविका ने देवांश को बचा लिया और देख, उसे बचाने के चक्कर में अविका का ये हाल है, जबकि मुझे सबसे पहले देवांश के पास होना चाहिए था क्योंकि वो मेरा दोस्त है, लेकिन अविका ने मेरी वजह से देवांश को बचाने के खुद को ऑलमोस्ट मार ही लिया था। आखिर कौन है जो देवांश की जान के पीछे पड़ा है, यहाँ तक कि उसने अविका तक को नहीं छोड़ा, पर जो कोई भी है मैं उसे अपने हाथों से मारूंगा और ये अभिमन्यु राय सिंघानिया का वादा है। शाम के समय देवांश को होश आ चुका था और अभी उसके पास में मिसेज और मिस्टर अवस्थी, निखिल, तनुजा, राजवीर, नेहा सब मौजूद थे, लेकिन अभिमन्यु और अविका दोनों वहां नहीं थे। मिसेस अवस्थी निखिल की तरफ देखकर बोली, निखिल बेटा, अभिमन्यु और अविका कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहाँ है वो दोनों। मिसेज अवस्थी की बात सुनकर निखिल के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो मिसेज अवस्थी को क्या जवाब दे। वही देवांश भी निखिल की तरफ देखने लगा। तनुजा निखिल की हिचकिचाहट देखकर समझ गई और वो मिसेज अवस्थी की तरफ देखकर बोली, अविका को कमजोरी की वजह से चक्कर आ गए थे, उसने कुछ खाया नहीं था इसलिए वो अभी दूसरे रूम में है और उसी के पास में जीजू भी है, क्या मैं उन दोनों को यहाँ बुला दूँ। उसकी बात जैसे ही मिसेज अवस्थी और बाकी सारे लोगों ने सुना तो मिसेज अवस्थी जल्दी से बोली, अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं है और मैं अभी उससे मिलने जा रही हूँ। तनुजा जल्दी से बोली, नहीं आंटी, आप वहाँ नहीं जा सकती हैं। तनुजा की बात सुनकर मिसेज अवस्थी और बाकी सारे लोग तनुजा को असमंजस में देखने लगे। मिसेज अवस्थी थोड़ा परेशान होकर बोली, लेकिन बेटा मैं वहाँ क्यों नहीं जा सकती। अब तनुजा बीच में फंस गई थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे और क्या नहीं। उसने एक नज़र सबको देखा और वापस से फिर मिसेज अवस्थी को देखने लगी। निखिल तनुजा की तरफ देखकर मिसेज अवस्थी से बोला, वो आंटी जी, क्योंकि मैं अभी ही अविका को नींद का इंजेक्शन देकर आया हूँ इसलिए वो अभी सो रही है। अगर आपको उनसे मिलना है तो आपको कल सुबह तक का इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि अविका को कल सुबह ही होश आएगा। नेहा ने एक नज़र तनुजा को देखा, वो जैसे ही कुछ कहने को हुई कि अचानक रुक गई और सामने उन लोगों की बातें सुनने लगी। निखिल की बात सुनकर सारे लोगों ने राहत की सांस ली और सारे लोगों ने हाँ में सिर हिला दिया। वही देवांश की नज़र तो सिर्फ तनुजा की तरफ थी, लेकिन तनुजा ने अभी तक देवांश को एक नज़र भी नहीं देखा था। कुछ देर बात करने के बाद डॉक्टर ने वहां आकर कहा, आप लोग प्लीज पेशेंट से ज्यादा बात मत कीजिए क्योंकि उन्हें ज्यादा बात करने से अभी परेशानी होगी। सारे लोगों ने सिर हिलाया और देवांश को आराम करने का कहकर हॉस्पिटल के बाहर आ गए। अब रात हो चुकी थी। अभिमन्यु जो देवांश के रूम की तरफ से आ रहा था, सारे लोगों की तरफ देखकर बोला, आप सारे लोग अब घर जा सकते हैं, देवांश को होश आ चुका है, मैं उसका ख्याल रखने के लिए यहाँ हूँ और अविका भी सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाएगी, आप लोग चिंता मत कीजिए। अभिमन्यु को ये सब बातें इसलिए पता थी क्योंकि निखिल ने मैसेज कर कर अभिमन्यु को सब कुछ बता दिया था। राजवीर जी परेशान होकर बोले, लेकिन बेटा ऐसे कैसे हम लोग घर, वो कुछ और कहने को हुए कि नेहा आगे आकर अभिमन्यु से बोली, क्या हम प्लीज अविका से मिल सकते हैं, हमें सिर्फ एक नज़र उसे देखना है। अभिमन्यु ने एक नज़र नेहा को देखा और हाँ में सिर हिलाकर वो तनुजा की तरफ देखकर बोला, तनुजा तुम मिस सिंह को अविका के रूम ले जाओ। तनुजा ने हाँ में जवाब दिया और नेहा के साथ जैसे ही वहां से जाने को हुई कि मिसेज अवस्थी हैरान होकर बोली, अभिमन्यु मिस सिंह से क्या मतलब है, क्या ये अविका की दूसरी मॉम है। मिसेज अवस्थी की बात सुनकर राजवीर जी और नेहा एक पल के लिए वही जम गए। दोनों के चेहरे पर हैरानी थी। नेहा जैसे कुछ कहने को भी कि राजवीर जी बोले, मिसेज अवस्थी अब हमें चलना चाहिए और रही बात नेहा की तो वो अविका से मिलकर हॉस्पिटल के बाहर आ जाएंगी, हम नेहा तुम्हारा वही वेट करेंगे। राजवीर जी ने नेहा की तरफ देखकर कहा।
नेहा हाँ कहा और वहाँ की सिचुएशन ऑकवर्ड होता देख तनुजा के साथ चली गई। कुछ देर आगे आकर नेहा ने पीछे मुड़कर देखा और जब उसे यकीन हो गया कि पीछे कोई नहीं है तो वो रुक गई और तनुजा के दोनों हाथ को अपने हाथ में लेकर परेशान आवाज में बोली, तनुजा हमसे कुछ मत छुपाना प्लीज, हमें बताओ अविका को क्या हुआ है, हमें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे अविका के साथ कुछ बुरा हुआ हो, बताओ ना बेटा। हालांकि हम तुम दोनों को ज्यादा लंबे समय से नहीं जानते हैं, लेकिन जब से तुम दोनों हमें मिली हो हमारा अलग सा रिश्ता बन गया है तुम दोनों से और दिल करता है कि हम अविका की केयर करें। बताओ ना उसे क्या हुआ है और वो अचानक ऐसे बीमार कैसे पड़ गई, क्योंकि हमने उसे जबरदस्ती कल नाश्ता और डिनर करवाया था, लेकिन हमने उस समय तुम्हें मिसेज अवस्थी के सामने टोकना ठीक नहीं समझा। तनुजा नेहा की बात सुनकर एक पल को मुस्कुराई कि चलो कोई तो है जो अविका को मॉम का प्यार भी दे सकता है, और फिर नेहा की तरफ देखकर बोली, एक्चुअली अविका को किसी ने जहर का इंजेक्शन दिया था। जैसे ही नेहा ने ये सुना वो वही जम गई और उनके मुंह से तेजी से निकला क्या, वो हकलाते हुए बोली, अविका कैसी है बताओ ना तनुजा, वो ठीक तो है ना, बोलो ना तनुजा। तनुजा जल्दी से बोली, अरे शांत हो जाए आंटी जी, वो अब बिल्कुल ठीक है। और फिर उसने देवांश और अविका की सारी बातें नेहा को बता दी। नेहा सारी बातें सुनकर परेशान होकर बोली, कौन है जो अविका की जान के पीछे पड़ा है, प्लीज हमें जल्दी से अविका के रूम में ले चलो। तनुजा और नेहा वहां से अविका के रूम में चली गई। उन्होंने देखा अविका के हाथ पैरों पर पट्टी बंधी हुई थी और अविका अभी गहरी नींद में सो रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, उसका शरीर अभी हल्का हल्का सा नीला था। हालांकि उसके शरीर से जहर निकाला जा चुका था, पर फिर उसका शरीर अभी भी हल्का सा नीला था, शायद सुबह तक ठीक हो जाएगा। अविका को इस तरह देखकर नेहा की आंखों से आंसू बहने लगे। तनुजा नेहा की तरफ देखकर बोली, आंटी जी आप संभालिए खुद को, अब आपने अविका को देख लिया है ना, तो आप बाहर जाए, बाहर सब लोगों आका वेट कर रहे होंगे, अगर आप बाहर जल्दी नहीं गए तो वो लोग अविका को यहाँ देखने आ जाएंगे, फिर हमें उन्हें भी सब कुछ बताना पड़ेगा और वो लोग भी परेशान हो जाएंगे। नेहा तनुजा की तरफ देखकर बोली, तो क्या तुम वापस नहीं चलोगी? तनुजा बोली, नहीं आंटी, देवांश के पास अभी कोई नहीं है और अभी इसकी वजह से अभिमन्यु जीजू ने सबसे ये कहा है कि मैं अविका पास रखूंगी और देवांश के पास अभिमन्यु जीजू। सारे लोगों ने जीजू की बात मान ली है, अब जल्दी से आप जाए। नेहा ने जल्दी से अपने आंसू साफ किए और वो अविका की तरह बढ़ गई। उन्होंने अविका के फोरहेड पर किस किया और वो वहां से चली गई। उधर वो डॉक्टर जो कि देवांश को जहर का इंजेक्शन देने आया था, वो एक खंडार जैसी जगह के अंदर चला गया। कुछ दूर जाने के बाद वो एक रूम में गया। उस रूम को देखकर एक पल को उसके हाथ पर ठंडे पड़ गए। पूरे रूम में अंधेरा ही अंधेरा था। अचानक उस अंधेरे में से किसी की आवाज आई, काम हुआ कि नहीं? वो डॉक्टर जल्दी से बोला, नहीं वो बीच में मिस अविका आ गई थी और मजबूरी में वो इंजेक्शन मैंने उन्हें दे दिया, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वो मुझे मार देती। डॉक्टर ने जैसी अपनी बात खत्म की, अचानक गोली चलने की आवाज आए और वो गोली डॉक्टर के पैर में लगी। एक चीख वहां गूंज गई और डॉक्टर घुटनों के बल जमीन पर गिर गया। अचानक उस रूम की रोशनी हुई और आदित्य चेयर पर बैठा हुआ पाया। आदित्य ने भी डॉक्टर वाले कपड़े पहने हुए थे, पर अभी उसकी आंखों में गुस्सा था। वो अपने सामने पड़े जमीन वाले इंसान को गुस्से में घूरते हुए बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई अविका को जहर का इंजेक्शन देने की? तुझसे मैंने देवांश को मारने को कहा था, ना कि अविका को कोई भी चोट पहुंचाने के लिए। डॉक्टर रोते हुए बोला, बॉस हाथापाई में मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने वो इंजेक्शन कब मिस अविका को लगा दिया, ये सब मेरी वजह से हुआ है, प्लीज बॉस मुझे माफ कर दीजिए, पर मुझे मौत की सजा मत दीजिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, हालांकि आप भी थे ना वहां पर आपने लास्ट मौके पर ये काम मुझे दे दिया। आदित्य गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, तो तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो कि ये सब मेरी वजह से हुआ है? वो डॉक्टर जल्दी से रोते हुए बोला, नहीं नहीं सर, मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आदित्य गुस्से में बोला, तुमने इतनी बड़ी गलती की है और मैं तुम्हें माफ कर दूं? बिल्कुल नहीं, कहकर उसने अपनी बंदूक की सारी गोलियां डॉक्टर के सीने में उतार दी, जिससे उस गोदाम में उस डॉक्टर की डरावनी चीख गूंज गई और वो डॉक्टर वहीं मर गया। उसके मरने के बाद आदित्य ने किसी को फोन कर उसी जगह बुलाने को कहा। लगभग 10 मिनट बाद एक औरत मुंह पर कपड़ा बांधकर उस गोदाम में आई। आदित्य ने जैसे ही उस औरत को देखा तो वो खड़े होते हुए बोला, अनुष्का आंटी, अब हम क्या करें, हमारा तो सारा खेल ही पलट गया और आपने मुझे लास्ट टाइम पर रोक क्यों दिया? अच्छा खासा मैं उस देवांश को इंजेक्शन देने जा रहा था, अगर मैं वहां जाता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। अनुष्का ने एक नज़र उसको देखा, फिर गुस्से में बोली, क्योंकि वहाँ की सिचुएशन थोड़ी बदली हुई थी, जिसकी वजह मैंने तुम्हें कुछ भी करने से मना कर दिया था। वहाँ पर मौजूद इतने सारे बॉडीगार्ड को देखकर मैं दंग रह गई। देवांश अभिमन्यु का दोस्त है, लेकिन वहाँ पर मौजूद सारे बॉडीगार्ड देखकर मैं समझ गई कि अभिमन्यु रायसिंघानिया को कुछ ना कुछ गड़बड़ी का पता चल गया होगा, तभी अचानक उसने इतने सारे बॉडीगार्ड हॉस्पिटल में लगवा दिए। और देखो हुआ भी ऐसा ही, अब वो अभिमन्यु उस डॉक्टर की इन्विटेशन करवा रहा है जिस डॉक्टर ने देवांश को मारने की कोशिश की और
अविका को जहर का इंजेक्शन दिया था और तुमने इसे पहले से ही मार दिया। अगर उसे पता चला तो वो तुम्हें जिंदा जला देगा। रात के समय देवांश आराम कर रहा था कि तभी अचानक पीछे से तनुजा ने कहा, डिनर कर लो। तनुजा की बात सुनकर देवांश ने हाँ में सिर हिलाया और उठकर बैठने की कोशिश करने लगा। तनुजा ने जैसे ही देवांश को देखा उसने डिनर टेबल पर रखा और देवांश को बैठने में मदद करने लगी। तनुजा का पूरा ध्यान देवांश को सही से बैठाने में था और देवांश अभी तनुजा को बहुत गौर से देख रहा था, जिसके चेहरे पर एक दर्द साफ दिख रहा था, जैसे कि वो देवांश का दर्द महसूस कर सकती है। जब तनुजा का ध्यान देवांश पर गया तो उसकी आंखें देवांश के चेहरे पर टिक गई। अभी उसका एक हाथ देवांश के कंधे पर था और दूसरा हाथ उसकी पीठ पर, क्योंकि वो देवांश के पीछे बैठने के लिए पीछे पिलो लगा रही थी ताकि देवांश को बैठने में कोई दिक्कत ना हो। वो दोनों इस समय बेहद पास थी। तनुजा की गर्म सांसें देवांश के चेहरे पर पड़ रही थी। वही जब तनुजा को अपनी पोजीशन के बारे में ध्यान आया कि वो अभी देवांश के कितने पास है, तो वो हवा की स्पीड से दूर हो गई और हड़बड़ा कर इधर उधर देखने लगी। उसका चेहरा लाल पड़ गया था और उससे अभी देवांश को देखने में भी शर्म आ रही थी। वो अपनी आवाज साफ करके बोली, डिनर कर लो। कहकर उसने टेबल से दलिया और सूप देवांश के पास लाकर रख दिया। जब देवांश ने दलिया और सूप देखा तो उसका मुंह बन गया। अचानक तनुजा को देखकर उसकी आंखें में एक शैतानी चमक आ गई और वो हल्के से बोला, क्या तुम मुझे ये खिला सकती हो? वो मेरे हाथों में दर्द हो रहा है। तनुजा ने जैसे ही देवांश की बात सुनी तो उसने बिना की हिचकिचाहट के हाँ में सिर हिलाया और देवांश के पास आकर बैठ गई। ये देखकर देवांश के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। अब उसे पक्का समझ में आ गया कि तनुजा भी उसे बहुत प्यार करने लगी है, इतना कि वो उसे थोड़ा सा भी दर्द में नहीं देख सकती है। तनुजा अपने हाथों से देवांश को दलिया खिलाने लगी। कुछ देर बाद निखिल ने वहां आकर देवांश को चेकअप करने लगा और कुछ देर वहीं बैठकर बातें करने लगा। जब उसने देखा कि अब काफी समय हो गया है और देवांश को आराम करने की जरूरत है तो वो जाते हुए बोला, देवांश का ध्यान रखना, मेरी होने वाली छोटी भाभी। कहकर वो वहां से चला गया। वही तनुजा तो शॉक्ड होकर बंद दरवाजे को घूरने लगी जहां से अभी निखिल गया था और स्पीचलेस होकर देवांश को देखने लगी, जो बहुत ध्यान से तनुजा को ही देख रहा था। तनुजा खड़े होते हुए बोली, तुम आराम करो, मैं कुछ देर बाद आती हूँ। कहकर वो वहां से जाने लगी और जैसे ही दरवाजा खोलने को हुई कि अचानक पीछे से देवांश की दर्द भरी आवाज सुनकर रुक गई और पीछे मुड़कर देखने लगी। देवांश अपने पीछे से पिलो हटाने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से उसके हाथ में हल्का सा दर्द होने लगा और उसकी आह निकल गई। तनुजा घबराते हुए भागकर देवांश के पास आकर बोली, आप क्या पागल हो चुके हैं? जब इतनी जल्दा चोट लगी है तो सुपरमैन बने की क्या जरूरत है? बता देते, मैं मदद कर देती, लेकिन नहीं जनाब, को हमेशा अपनी चलानी है। कहकर उसने देवांश को वापस बेड पर लिटा दिया और खुद उसके पास बैठ गई और उसके हाथ को देखकर परेशान होकर बोली, क्या जल्दा दर्द हो रहा है? क्या मैं निखिल को बुलाऊं? देवांश ने ना में सिर हिलाया और बोला, नहीं, लेकिन तुम यहाँ से नहीं जाओगी, समझी तुम? तनुजा देवांश को घूरते हुए बोली, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम मुझे यहाँ पर रहने के लिए मेरी इज्जत नहीं मान रहे हो, बल्कि अपना हक जता रहे हो। देवांश तनुजा को देखकर बोला, ठीक है, अगर ये बात है तो ये मेरा हक है, तुम यहाँ से नहीं जाओगी और मुझे छोड़कर तो बिल्कुल नहीं। जैसे ही देवांश ने अपनी बात खत्म की तनुजा एकटक देवांश को देखने लगी। उसने यही तो मांगा था भगवान से कि उसका देवांश हमेशा के लिए उसके पास वापस भेज दो। हाँ, उसका देवांश, क्योंकि वो देवांश से प्यार करने लगी थी। वो देवांश को देखकर बोली, अच्छा ठीक है, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, और वो वही चेयर पर बैठ गई। जब देवांश ने तनुजा को देखा तो वो अपनी एक आईब्रो उठाकर बोला, तुम क्या चेयर पर सोने वाली हो पूरी रात? तनुजा उसे घूरते हुए बोली, कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा है तुमने मेरे पास, अब मुझे चेयर पर ही छोड़ना पड़ेगा ना पूरी रात। देवांश बोला, ओ कि तुम गुस्सा मत करो, पर मेरे बेड पर आ जाओ, हम बेड शेयर कर ले रहे हैं, वैसे ही ये बेड काफी बड़ा है। तनुजा घबराते हुए बोली, नहीं नहीं, अगर तुम्हारे चोट मुझसे दुख गई तो बिल्कुल नहीं। देवांश बोला, नहीं दुखेगी, भरोसा है ना मुझ तुम पर। तनुजा ने टाइम देखा तो अभी रात के 12:00 बज चुके थे और वो पूरी रात कुर्सी पर नहीं बता सकती थी। उस रूम में कॉफी टेबल के पास सोफे की जगह स्टाइलिश चेयर पड़ी थी, जो कि काफी ज्यादा लग्जरियस थी। हालांकि उस रूम में सोफे नहीं थे, लेकिन वहां के बेड पर 2 लोग आराम से आ सकते थे। तनुजा को बहुत ज्यादा झिझक हो रही थी, क्योंकि आज तक उसने अविका के अलावा किसी के भी साथ अपना बेड शेयर नहीं किया था। वो हिचकिचाते हुए देवांश के पास लेट गई। उसने जब देवांश को देखा तो वो उसे ही देख रहा था। वही देवांश को भी थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था, क्योंकि तनुजा पहली ऐसी लड़की थी जिसके लिए वो कभी भी किसी चीज के लिए मना नहीं करना चाहता था। उसकी पहली गर्लफ्रेंड थी, वो हमेशा उसे अपने साथ वक्त बिताने या रात काटने के लिए कहती रहती थी, पर देवांश ने उसे हमेशा मना कर दिया था। तनुजा को बहुत घबराहट हो रही थी और वो वहां से जाना चाहती थी, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। देवांश ने अपने दूसरे हाथ से तनुजा के सिर पर हाथ रखकर हल्के से कहा, चुपचाप सो जाओ, रात काफी हो चुकी है। तनुजा ने अपनी आंखें बंद कर ली और हाँ में सिर हिलाया।
वही अविका अपने सामने खड़े हुए इंसान को देखकर गुस्से में बोली, आदित्य तुम यहाँ क्या कर रहे हो, बोलो। उसके सामने आदित्य खड़ा था और एक शैतानी मुस्कान मुस्कुराते हुए बोला, ओ रियली अविका, अब तुम ये मुझसे पूछ रही हूँ? तुम खुद मेरे पास आए हो और तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? ये बहुत फनी जोक नहीं है। अविका गुस्से में बोली, तुम बहुत ही गिरे हुए और घटिया इंसान, तुम तो किसी के प्यार के काबिल ही नहीं हो। मुझे तो डाउट होता है कि तुमने सच में सानिया से प्यार किया है या फिर सिर्फ और सिर्फ उससे भी नाटक किया है। आदित्य अविका की बात सुनकर एक पल के लिए तो खामोश हो गया, पर अचानक शैतानों की तरह हंसने लगा और उसके पास आते हुए बोला, ना तो मैं तुमसे प्यार करता हूँ और ना ही मैं उसे बेवकूफ़ सानिया से, जो कि मेरे से हमेशा चिपकती रहती है। मैं सिर्फ और सिर्फ पैसों से प्यार करता हूँ। मेरी जिंदगी में सिर्फ पैसे मायने रखते हैं, ना कि तुम और वो सानिया। तुम्हारे लिए मैं इसलिए पागल हूँ क्योंकि तुम एक चलती फिरती सोने के अंडे देने वाली मुर्गी हो, जिसे मैं कोई भी कीमत पर खोना नहीं चाहता हूँ, और इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े मैं वो करूँगा। एग्जाम्पल तुम देख सकती हो। अविका चिल्लाते हुए बोली, आदित्य मैं तुमसे सिर्फ और सिर्फ नफरत करती हूँ, इतनी की जितनी किसी ने भी किसी से नहीं की होगी, और मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अचानक उसके कानों में अभिमन्यु की आवाज पड़ी, अविका क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो? अविका आंखें खोलो, देखो मैं हूँ तुम्हारे पास। अविका का चेहरा पसीने की वजह से भीग चुका था, वो अपना चेहरा इधर उधर करके बड़बड़ रही थी, आदित्य आदित्य मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वही उसकी हल्की सी आवाज भी अभिमन्यु के कानों तक साफ साफ आ रही थी। अभिमन्यु अविका के बहुत करीब था। उसने जैसे ही आदित्य का नाम सुना, उसने गुस्से से अपनी मुठ्ठियां भींच ली। वो अविका के और पास गया और उसके फोरहेड पर हल्की सी किस कर दी। जैसे ही उसके होंठ अविका के फोरहेड पर छुए, अविका ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, शायद उनम आंसू थे। अविका ने जैसे खुद को उठाने की कोशिश की, लेकिन वो खुद के एक भी शरीर के अंग को हिला भी नहीं पा रही थी। उसे याद करने की कोशिश की तो उसे याद आया कि उसे उस अजनबी डॉक्टर ने जहर का इंजेक्शन दिया था। वो अभिमन्यु की तरफ देखकर बोली, अभिमन्यु देवांश कैसा है? अभिमन्यु को बहुत बुरा लगा क्योंकि होश में आते ही उसे उसके दोस्त की चिंता हो रही थी। ये सब उसकी गलती से, अगर वो हॉस्पिटल से नहीं जाता तो ये सब नहीं हो पाता। अभिमन्यु ने अविका को देखकर बहुत प्यार से कहा, देवांश बिल्कुल ठीक है, कहकर उसने डॉक्टर को आवाज दी। डॉक्टर जल्दी से रूम में आए और उन्होंने अविका का चेकअप किया। चेकअप करने के बाद उन्होंने अविका को इंजेक्शन दिए और इंजेक्शन की वजह से अविका को फिर से नींद आ गई और वो सो गई। डॉक्टर अभिमन्यु की तरफ देखकर बोले, डोंट वरी मिस्टर सिंघानिया, आपकी वाइफ बिल्कुल ठीक है, उन्हें सुबह तक पूरी तरह से होश आ जाएगा। अभिमन्यु ने हाँ में सिर हिलाया और डॉक्टर वहां से चले गए। अब उस रूम में अभिमन्यु के और अविका के सिवा कोई नहीं था। अचानक अभिमन्यु की आंखें लाल हो रही थी, उसके चेहरे पर अभी एक भी एक्सप्रेशन नहीं था, पर फिर भी उसके आसपास का ऑरा बहुत ज्यादा डरावना हो चुका था। उसने अपना फोन निकाला और निखिल को फोन कर कर कहा, चलो आज कुछ मजे का शो करते हैं, कहकर फोन काट दिया। आगे कल रात बहुत हो चुकी है, चुपचाप सो जाओ, मेरी तरफ उल्लू मत बनो। निखिल जो कि अभी गहरी नींद में सो रहा था, अभिमन्यु के एक सेंटेंस की वजह से उसकी नींद हवा में छूमंतर हो चुकी थी। उसने अभिमन्यु के गए हुए शब्दों को दोहराया, चलो आज कुछ मजे का शो करते हैं। वो अपना सिर पकड़कर बोला, अभिमन्यु जब भी ऐसे कहता है जरूर कुछ न कुछ बवाल करता है, अब क्या करने वाला है? वो जल्दी से तैयार हुआ और वहां से हॉस्पिटल के बाहर आ गया। उसने देखा बाहर अभिमन्यु अपनी कार से अपनी पीठ टिकाए हुए बड़े स्टाइल से खड़ा हुआ था। निखिल उसके पास पहुंच गया और उसे देखकर बोला, अब तू क्या करने वाला है? अभिमन्यु ने उसे देखा और कार का दरवाजा खुलते हुए बोला, चलो, और वो कार में जाकर बैठ गया। वही अभिमन्यु के कुछ भी जवाब ना देने की वजह से निखिल बहुत चीड़ चुका था, पर उसे भी पता था कि अभिमन्यु उसके सवालों का जवाब नहीं देगा। उसे जो करना है वो वही करके ही रहेगा। वो भी मुंह बनाते हुए उसके पीछे पीछे कार में बैठ गया। कार हॉस्पिटल से धूल उड़ाते हुए सड़कों पर आ गई। अभी रात के 1:30 बज रहे थे, इसलिए वहां पर ज्यादा कारें नहीं थी। रोड पर 1 या 2 कारें ही चल रही थी। अभिमन्यु काफी तेज कार ड्राइव कर रहा था। निखिल को ये सब नॉर्मल ही लगा, लेकिन आज उसे अभिमन्यु की आंखों में किसी को मरने का जुनून साफ दिख रहा था। निखिल अभिमन्यु की तरफ देखकर बोला, क्या बात है अभी, आज मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आज किसी का आखिरी दिन है, क्योंकि तेरे तेवर यही बता रहे हैं कि तू आज किसी का मर्डर करने जा रहा है। अब ये मत कह देना कि हाँ आज तू सच में किसी का मर्डर करने वाला है, वरना सच में मेरा दिल निकलकर गाड़ी के बाहर चला जाएगा। अभिमन्यु कार ड्राइव करते हुए बोला, यस। उसके एक सेंटेंस ने निखिल के रोंगटे खड़े कर दिए। वो हक्का बक्का होकर अभिमन्यु को देखने लगा, क्योंकि जब से अभिमन्यु की शादी अविका से हुई थी तब से अभिमन्यु ने को भी नहीं मारा था। हालांकि निखिल को बहुत अच्छे से पता था कि अगर शेर शांत है और वो कोई भी शिकार नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसने शिकार करना छोड़ दिया है, बल्कि वो मौके की तलाश में है।
हालांकि निखिल और देवांश अभिमन्यु को बहुत अच्छे से जानते थे, उसके हाथों से जाने कितने लोगों के खून हुए थे। हालांकि वो सिर्फ वही लोग थे जो दूसरों को तकलीफ देते थे। हालांकि अभिमन्यु अंडरवर्ल्ड का माफिया नहीं था, लेकिन अभिमन्यु के हाथों में अंडरवर्ल्ड की लगभग आधी से ज्यादा पावर थी, क्योंकि अंडरवर्ल्ड का सारा काम उसका छोटा भाई वैभव राय सिंघानिया संभालता था, जो कि अभिमन्यु से सिर्फ 2 साल छोटा था। वैभव 24 साल का एक हैंडसम बॉय था। वो जितना ज्यादा सबके सामने क्यूट बनता था उतना था नहीं। अंडरवर्ल्ड के लोगों को पता था कि वो उतना ही ज्यादा शैतान है, किसी को मारना उसके लिए मामूली बात थी। हालांकि वो कभी भी सही लोगों को कुछ भी चोट नहीं पहुंचाता था। वो जिसे मारता था वो वही होते थे जिन्होंने जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी थी या फिर उन्हें अपने फायदे के लिए बेच दिया था। ऐसे लोगों को तो वैभव क्या अभिमन्यु भी मौत के घाट उतार देता था। निखिल अब की तरफ देखकर बोला, इसका मतलब है कि वैभव यहाँ पर आ चुका है। अभिमन्यु ने एक और नजर निखिल के ऊपर डाली और हाँ में सिर हिला दिया। कार थोड़ी देर के बाद जंगलों से होते हुए जंगल के बीच में एक बड़ी सी हवेली के अंदर जाने लगी। ये हवेली अभिमन्यु के दादा की जमाने की थी। हालांकि ये हवेली पुरानी थी पर यह फिर भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। हवेली के आसपास इतना ज्यादा गार्डन एरिया था कि वहां पर कम से कम 1000-2000 कारें आराम से खड़ी हो सकती थी। अभिमन्यु ने अपने दादा से सुना था कि उनके पापा ने ये हवेली जंगल के बीच में इसलिए बनवाई थी ताकि वो शहर से दूर रह सके। पूरे जंगल में एक यही हवेली थी जो कि ओल्ड महल के नाम से फेमस थी। अभिमन्यु ने अपनी कार ओल्ड हवेली के बड़े से दरवाजे के पास आकर रुकी और वहां से डायरेक्ट निखिल से बिना कुछ कहे हवेली के अंदर चला गया। हवेली के अंदर जगह जगह पर बॉडीगार्ड्स खड़े हुए थे। हैरानी की बात यह थी कि सारे बॉडीगार्ड्स स्काई ब्लू की यूनिफॉर्म पहने हुए थे। शायद इन लोगों के बॉस को स्काई ब्लू कलर कुछ ज्यादा ही पसंद था। अभिमन्यु और निखिल जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे वहां खड़े सारे बॉडीगार्ड्स उन दोनों को ग्रीट कर रहे थे, क्योंकि उन सबको अच्छे से पता था कि ये दोनों उनके बॉस के बड़े भाई और उनके दोस्त हैं और उनके बॉस का सख्त ऑर्डर है कि जैसे वो उन्हें ग्रीट करते हैं वैसे ही उनके भाई और उनके दोस्तों को ग्रीट करें। अभिमन्यु वहां से डायरेक्ट हवेली में बने एक बड़े से रूम में चला गया। पूरा रूम स्काई ब्लू कलर से डेकोरेट था। उसने देखा किंग साइज बेड पर एक लड़का बेड तरीके से सो रहा था। उसकी चादर आधी जमीन पर पड़ी हुई थी। उसका एक पैर और एक हाथ बेड से नीचे लटक रहा था और वो मुंह खुले घोड़े गधे कुत्ते आदि सारे जानवर बेचकर सो रहा था। निखिल को वैभव की इस पोजीशन को देखकर हंसी आ गई। उसने जल्दी से अपना फोन निकाला और जल्दी जल्दी से 2-3 फोटो खींचने लगा। अभिमन्यु ने घूरकर निखिल को देखा तो निखिल ने अपने दांत दिखा दिए। अभिमन्यु वहां से अंदर चला गया और पास की टेबल से रखा पानी का गिलास उठाकर वैभव के खुले हुए मुंह में डाल दिया, जो कि सारे जानवर बेचकर सो रहा था। जैसे ही ठंडा पानी उसके मुंह में पड़ा वो घबराकर उठ गया और जैसे उसके मुंह से सारा पानी बाहर निकल गया, मुंह में पानी की वजह से पानी उसके गले में अटक गया और वो बुरी तरह से खांसने लगा। बिना रुके खांसने की वजह से उसकी आंखों में हल्की सी नमी आ चुकी थी। अभिमन्यु ने जैसे ही ये देखा वो उसके पास बैठ गया और उसकी पीठ पर हाथ फिराते हुए बोला, क्या तुम ठीक हो? वही वैभव ने जैसे ही अपने भाई की बात सुनी उसने खांसते हुए कहा, आप हमेशा ही मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो? मुझे समझ में नहीं आता है कि आप मुझे परेशान करने का कोई भी मौका क्यों नहीं छोड़ते। मैं आपका छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा भाई हूँ, आपको मुझ पर बिल्कुल भी तरस नहीं आता है। भला कौन सा बड़ा भाई अपने छोटे भाई को इतना परेशान करता है? सबके बड़े भाई तो देखो कितना प्यार करते हैं अपनी छोटी बहन भाई से, और एक आप हो। अभिमन्यु ने एक पंच वैभव की पीठ पर दे मारा। बेचारा वैभव पेट के बल बेड पर गिरकर चिल्लाते हुए बोला, अरे मैया मोरी मार दिया रे, कौन कहेगा कि मैं अंडरवर्ल्ड का डॉन हूँ? घर में तो मेरी इज्जत 1% की नहीं है। अभिमन्यु अपने ओल्ड एक्सप्रेशन से वैभव की तरफ देखकर बोला, मजाक नहीं। उसके 2 शब्दों ने वैभव जो कि बेड पर पेट के बल लेटकर चिल्ला रहा था और निखिल जो कि पेट पर हाथ रखकर हंस रहा था, दोनों बिल्कुल शांत हो गए। कमरे में एकदम इतनी शांति हो गई कि अगर सुई भी गिर जाती तो वो भी पता चल जाती कि रूम में सुई गिरी है। निखिल वैभव के पास आकर बैठ गया और वैभव अपना चेहरे से पानी पूछते हुए अभिमन्यु से बोला, आपका सरप्राइज तैयार हो चुका है। आपको नहीं लगता कि आपको अपना सरप्राइज देखना चाहिए? आफ्टरऑल आपके छोटे भाई ने बहुत अच्छा सरप्राइज आपके लिए तैयार किया है। उसकी बातों में एक शैतानी चमक झलक दिख रही थी जो कि अभिमन्यु बहुत अच्छे से समझ चुका था। निखिल अपनी एक आईब्रो उठाकर बोला, तो क्या तुमने फिर से किसी को उठा लिया है? अब वो कौन है जो मरने वाला है? वैभव ने निखिल को देखकर एक शैतानी मुस्कान पास की। इसे देखकर निखिल सब कुछ समझ गया। वही अभिमन्यु उस चेयर पर बैठकर शैतानों की तरह जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी निखिल और वैभव के शरीर में घुस बमाने लगे और उन दोनों के रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि ये हंसी इतनी ज्यादा डरावनी थी कि अगर कोई मामूली इंसान अभिमन्यु को देख लेता तो पक्का उसकी किडनी में हार्ट अटैक आ जाता और वो नई आई बीमारी की वजह से वही मर जाता, क्योंकि किडनी की हार्ट अटैक की अभी तक डॉक्टर के पास इलाज नहीं है। ये हंसी अभिमन्यु तब हंसता था जब उसके हाथों से किसी की मौत होने वाली होती थी।
तो किसकी मौत होगी अभिमन्यु के हाथों से जाने के लिए पढ़ते रहिए मेरी पूरी कहानी और अच्छे अच्छे कमेंट भी करते रहिए। आज मैं एक और चैप्टर डालूंगी तो उसे भी पढ़ लेना। माफ़ी चाहती हूँ कि मैं अभी इतने दिन तक कहानी ठीक से कंटिन्यू नहीं कर पाई। मैंने आपको पहले ही बताया है कि मेरा न्यू कॉलेज में एडमिशन हुआ है, जिसकी वजह से मुझे अभी रेगुलर कॉलेज जाना है और अभी मैं अपने कॉलेज की प्रोजेक्ट बना रही हूँ। इसके वजह से मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, पर फिर भी मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ और जैसे ही समय मिलता है वैसे ही चैप्टर अपलोड कर दूंगी। आई हो आप लोग मेरी बात जरूर समझेंगे। एक आदमी बहुत बुरी तरह से घायल हुए नीचे जमीन पर गिर पड़ा था और उसके शरीर पर काफी मिट्टी और चोटों के निशान थे जो ये बता रहे थे कि उसे किसी ने बहुत बुरी तरह मरा होगा। उसके चेहरे पर भी काफी चोट लगी हुई थी, जिसकी वजह से वो अभी दर्द से तड़प रहा था। आंखों पर पट्टी बंधी होने के कारण वो अभी अपने सामने मौजूद काले कपड़े में बॉडीगार्ड को देख नहीं सकता था। वो दर्द में तड़पते हुए बोला, छोड़ो मुझे, कौन हो तुम और तुम लोगों ने मुझे क्यों किडनैप किया है? देखो मैं तुम्हें बहुत सारे रुपए दे सकता हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो। तभी अचानक उसके शरीर पर एक भयानक दर्द होने लगा। पास खड़े दो बॉडीगार्ड उस इंसान पर लोहे के चाबुक से मारने लगे। उस इंसान के शरीर से खून की धारा बहने लगी, पर वो बॉडीगार्ड्स बिल्कुल नहीं रुके। तभी अचानक एक बॉडीगार्ड के फोन में एक मैसेज की नोटिफिकेशन की आवाज आए। आवाज सुनकर उस बॉडीगार्ड ने तुरंत अपना फोन निकाल कर देखो तो उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। वो जल्दी से अपने साथ वाले बॉडीगार्ड के पास आकर बोला, सोनू रुक जा, बॉस आ रहे हैं। उसका बस इतना ही कहना था कि अचानक जो व्यक्ति सोनू दूसरे वाले इंसान को मार रहा था वो रुक गया और दोनों उस आदमी को घूरते हुए उसके पीछे खड़े हो गए। जमीन पर पड़ा हुआ वो इंसान जोर जोर से चीखते हुए खुद को छुड़ाने के लिए भीख मांगने लगा, लेकिन उसकी सुनने वाला वहां कोई नहीं था। अचानक दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर जमीन पर गिर हुआ इंसान बड़ी मुश्किल से खुद को खड़ा कर पाया और जिधर से आवाज आए उधर जाने की कोशिश करने लगा। चोटों की वजह से उसको एक कद भी खाई पार करने जैसा मुश्किल हो रहा था, पर वो खुद को संभालते हुए बाहर लड़खड़ाते कदमों से जाने की कोशिश करने लगा, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि अगर वो यहाँ से नहीं गया तो आज वो मरा जाएगा, इसलिए वो अपनी जान को दांव पर नहीं लगा सकता था। अचानक उसके पेट पर एक लात आकर लगी और वो दूर जाकर गिरा। एक बार फिर उस रूम में उस इंसान की चीख निकल गई। वो दर्द में तड़पते हुए बोला, कौन हो तुम? सामने आओ, मेरी आंखों से पट्टी हटो वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। देखो आगे की बात उसके मुंह में ही रह गई। उसने महसूस किया कि कोई उसके बहुत पास है। अचानक उसके आंखों में से किसी ने पट्टी निकल दी। उस इंसान ने जैसे ही सामने अभिमन्यु को देखा वो गुस्से में बोला, तुमने मुझे क्यों किडनैप किया है? अगर ये बात अविका को पता चल गई तो वो जरूर तुमसे डिवोर्स ले लेगी। सामने खड़ा अभिमन्यु, जिसके चेहरे पर अभी एक भी एक्सप्रेशन नहीं थे, आदित्य की बात सुनकर वो जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी वहां पर मौजूद सारे लोगों को डरा रही थी। पीछे खड़े दोनों बॉडीगार्ड्स ने पहले अपने बॉस को देखा, जो कि अभी एक छोटे बच्चे की तरफ अपने बड़े भाई के पीछे खड़ा हुआ था, जिसकी नजरों को देखकर दोनों बॉडीगार्ड समझ गए कि जरूर ये तूफान से पहले की शांति है। आदित्य ने अभिमन्यु को देखकर घबराते हुए कहा, मना कि अविका तुमसे प्यार नहीं करती हो, लेकिन तुम उसके प्यार में खुद को संभाल नहीं पा रहे हो और तुम्हें ये भी नहीं पता है कि तुम अपने गुस्से में मेरे साथ बुरा कर रहे हो। लेकिन तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ। तुम मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे बारे में अविका को कुछ नहीं बताऊंगा, पर फिर भी वो तुम्हें डिवोर्स दे देंगी क्योंकि वो तुमसे नहीं मुझे प्यार करती है। सोनू बॉडीगार्ड अपने पास वाले बॉडीगार्ड से बोला, मोनू देख, अपने बॉस इस बेवकूफ़ आदित्य को बहुत अच्छी तरह से धोने वाले हैं। वो भी बिना कोई हिचकिचाहट के। दोनों ने हाँ में सिर हिलाया और एक साथ हल्के से बोले, 1 2 3 गया बेचारा सीधे भगवान घर। दोनों ने अपने सामने देखा जहां पर वैभव गुस्से में आदित्य को मार रहा था और अभिमन्यु और निखिल दोनों बिना अपनी पलकें झपकाए आदित्य को दर्द में तड़पते हुए देख रहे थे। वैभव आदित्य को मारते हुए गुस्से में बोला, तुम दो कोड़ी के इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी भाभी के बारे में ऐसे बात करने की? वो सिर्फ मेरे भाई से प्यार करती है, ना कि तुम जैसे गिरे हुए इंसान से जिसकी खुद की कोई औकात नहीं है, कहकर वो उसे बुरी तरह से मारने लगा। निखिल ने जब देखा कि आदित्य लगभग मरने वाला है तो वो वैभव के पास आकर बोला, अरे यार अब शांत भी हो जाओ, देखो वो मरने वाला है। वैभव निखिल को देखकर बोला, लेकिन निखिल भाई। अभिमन्यु खड़े होते हुए बोला। बस उसके एक शब्द ने पूरे रूम में शांति कर दी। बस आदित्य की सांसें की आवाज वहां गूंज रही थी, लेकिन अभिमन्यु उसके पास आकर बैठ गया और उसके चेहरे को देखकर बहुत कर्क आवाज में बोला, जाना चाहते हो कि अविका किसे प्यार करती है और किससे नहीं?
आदित्य सवालिया नजरों से अभिमन्यु को देखने लगा। ये देखकर अभिमन्यु एक शैतानी मुस्कान मुस्कुराते हुए बोला, अविका तुमसे नहीं मुझसे प्यार करती है बल्कि खुद से भी ज्यादा प्यार करती है। और पता कि अविका ने खुद को मुझे कब का शौक दिया था। मैं तुम्हें इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि तुम अविका को पसंद करते हो, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुमने बहुत बड़ी गलती की है। गलती तुम्हारी आंखों की जिसने मेरी जिंदगी मेरी अविका को देखा। गलती तुम्हारे लालच की जिसकी वजह से तुम मेरी पत्नी को मुझसे दूर करके खुद उसके पैसों पर अपना बनाने के लिए झूठे प्यार में उसको फंसा रहे थे। गलती गलती गलती। अभिमन्यु ने आदित्य को एक लात मारकर गुस्से में जोर से चीखते हुए बोला। वैभव ने निखिल को देखकर कहा, मुझे लगता है कि भाई भाभी को कुछ ज्यादा ही पसंद करते हैं। फिर उदास होकर बोला, लेकिन अविका शायद भाई को पसंद नहीं करती है, वो तो इस गाधी को प्यार करती है जिसमें बिल्कुल भी अक्ल नहीं है। निखिल मुस्कुराते हुए बोला, नहीं तुम्हारी भाभी अब तुम्हारे भाई को पसंद करने लगी है, मगर मैं बुरी तरह से कह नहीं सकता, लेकिन जितना मैंने अविका को देखा है मुझे लगता है कि वो अब अभी को समझने लगी है। आदित्य अभिमन्यु को देखकर बहुत ज्यादा घबरा गया था क्योंकि आज पहली बार वो अभिमन्यु को इतने गुस्से में देख रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि हमेशा अविका के सामने शांत रहने वाला इंसान आज एक शैतान लग रहा था। तो क्या करेगा अभिमन्यु, आदित्य के साथ जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी पूरी कहानी और अच्छे अच्छे कमेंट करते हुए बताते रहिए। आदित्य सवालिया नजरों से अभिमन्यु को देखने लगा। ये देखकर अभिमन्यु एक शैतानी मुस्कान मुस्कुराते हुए बोला, अविका तुमसे नहीं मुझसे प्यार करती है बल्कि खुद से भी ज्यादा प्यार करती है। और पता कि अविका ने खुद को मुझे कब का शौक दिया था। मैं तुम्हें इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि तुम अविका को पसंद करते हो, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम ने बहुत बड़ी गलती की है। गलती तुम्हारी आंखों की जिसने मेरी जिंदगी मेरी अविका को देखा। गलती तुम्हारे लालच की जिसकी वजह से तुम मेरी पत्नी को मुझसे दूर करके खुद उसके पैसों पर अपना बनाने के लिए झूठे प्यार में उसको फंसा रहे थे। गलती गलती गलती। अभिमन्यु ने आदित्य को एक लात मारकर गुस्से में जोर से चीखते हुए बोला। वैभव ने निखिल को देखकर कहा, मुझे लगता है कि भाई भाभी को कुछ ज्यादा ही पसंद करते हैं। फिर उदास होकर बोला, लेकिन अविका शायद भाई को पसंद नहीं करती है, वो तो इस गाधी को प्यार करती है जिसमें बिल्कुल भी अक्ल नहीं है। निखिल मुस्कुराते हुए बोला, नहीं तुम्हारी भाभी अब तुम्हारे भाई को पसंद करने लगी है, मगर मैं बुरी तरह से कह नहीं सकता, लेकिन जितना मैंने अविका को देखा है मुझे लगता है कि वो अब अभी को समझने लगी है। आदित्य अभिमन्यु को देखकर बहुत ज्यादा घबरा गया था क्योंकि आज पहली बार वो अभिमन्यु को इतने गुस्से में देख रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि हमेशा अविका के सामने शांत रहने वाला इंसान आज एक शैतान लग रहा था। अब आगे आदित्य घबरा कर पीछे होने लगा और वो बोला, तुम मुझे यहाँ से जाने दो, मैं वापस अविका को परेशान नहीं करूंगा। और मैंने किया क्या है जो तुम मुझे यहाँ लेकर आए हो। निखिल को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से में पास की टेबल पर रखी हुई बंदूक को उठाया और उसे उल्टा करके आदित्य की पीठ पर मरा। दर्द की वजह से आदित्य जोर जोर से चीखने लगा। निखिल ने बंदूक को अभिमन्यु को दे दिया और खुद उसके पास आकर बोला, इसे छोड़ा मत। निखिल की बात करते हुए वैभव गुस्से में बोला, वरना मैं इसे जान से मार दूंगा, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। निखिल और वैभव की बात सुनकर आदित्य के चेहरे की हवाएं उड़ गई। आखिर ये बात उसकी जान की हो रही थी। वो पसीने से लथपथ हो गया और हकलाते हुए बोला, नहीं तुम लोग मुझे मार नहीं सकते। अगर तुमने मुझे मरा तो तुम्हें जरूर अपनी पूरी जिंदगी जेल में बितानी होगी। और अविका भी तुमसे नफरत करने लगी। उसकी बात सुनकर सारे लोग जोरों से हंसने लगी। तभी अचानक उसके हाथ में एक भयानक दर्द हुआ। दर्द के मारे उसकी जान जा रही थी। उसके हाथों से खून निकलने लगा क्योंकि अभिमन्यु ने उसके हाथों पर गोली मारी थी। अभिमन्यु ने अपनी लाल आंखों से लगातार 3 गोलियां आदित्य को मार दी, जिससे उसकी भयानक चीखें गूंज उठी। आदित्य की दर्द भरी आवाज सुनकर वहां पर मौजूद दोनों बॉडीगार्ड के माथे पर पसीना आने लगा। अभिमन्यु वहां से चला गया, साथ ही निखिल भी उसके पीछे पीछे चला गया। वैभव ने दोनों बॉडीगार्ड को देखकर कुछ इशारा किया और खुद भी वहां से चला गया। सुबह जब देवांश की आंख खुली तो उसने देखा तनुजा उसके चेस्ट पर सिर रखकर सो रही थी, लेकिन नींद में भी तनुजा ने देवांश की चोट वाली जगह को टच तक नहीं किया था। उसके बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे और कुछ देवांश के कंधे पर बिखरे हुए थे, जिसकी वजह से तनुजा अभी बहुत खूबसूरत और प्यारी लग रही थी। देवांश तनुजा को बहुत गौर से देखने लगा। पता ही नहीं चला कि कब 1 घंटा बीत गया। उसने देखा तनुजा अपनी पलकें झपकाने लगी है और वो कुछ ही देर में जागने वाली है, तो उसने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली और सोने का नाटक करने लगा। जैसा कि उम्मीद थी, कुछ देर बाद तनुजा जाग गई और जैसे ही उसने खुद को देखा तो वो हड़बड़ा कर तुरंत उठ गई। उसने घबराते हुए देवांश को देखा और एक गहरी सांस ली। क्योंकि देवांश सो रहा था, उसका चेहरा लाल हो गया था। वो फिर से देवांश को देखने लगी और उसके चेहरे के पास जाने लगी। वो देवांश को देखने में इतनी खो गई कि उसे पता ही नहीं चला कि कब वो देवांश के इतने पास आ गई। जब उसे होश आया तो उसने देखा अभी दोनों की नाक आपस में टच हो रही थी।
तनुजा की नज़र देवांश की आंखों से नाक तक और नाक से होंठों पर रुक गई। पतले हल्के गुलाबी होंठ को देखकर तनुजा का गला सूखने लगा। वो मन में बोली, क्या करूं, किस करूं या ना करूं, कर लेती हूं क्योंकि मेरा माल है। नहीं तनुजा, तू ऐसा कुछ नहीं करेगी, वरना देवांश ने अगर तुझे देख लिया तो वो हमेशा तुझे अपने सोने का फायदा उठाने पर ब्लैकमेल करेगा। लेकिन अभी तो ये सो रहा है। तनुजा इतनी देर से सोचने में इतनी व्यस्त थी कि उसे पता ही नहीं चला कि देवांश उसके टच से पहले ही उठ चुका था और वो तनुजा को अपने इतने करीब देखकर खुद भी उनके चेहरे पर देखने लगा। तनुजा जैसे ही अपने होश में आई, तुरंत देवांश ने अपनी आंखें बंद कर ली। तनुजा ने देवांश के माथे पर किस की और फिर दोनों आंखों में एक हल्की सी किस करके उसके होठों को हल्के से चूम लिया और तुरंत वहां से बाथरूम में चली गई। उसके जाने के बाद देवांश, जो कि अभी सिर्फ सोने का नाटक कर रहा था, उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। अविका ने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो देखा अभिमन्यु फोन पर किसी से बात कर रहा था। अविका उठकर बैठने की कोशिश करने लगी, लेकिन अभी भी उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके शरीर में किसी ने बहुत वजन बांध दिया हो। अभिमन्यु जो भले ही किसी से बात कर रहा था, लेकिन उसका पूरा ध्यान अविका पर ही था। जैसे ही उसने सामने अविका को उठकर बैठते हुए देखा, उसने अपना फोन काट दिया और खुद अविका के पास आकर उसको बेड पर बैठाकर बोला, कैसी हो, कहीं दर्द तो नहीं हो रहा है। अविका हल्के से बोली, मैं तो ठीक हूँ, बस मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा है। अभिमन्यु ने अविका के फोरहेड पर किस करते हुए बोला, सब ठीक है, और उसने पास की टेबल पर मौजूद बेल बजा दी, जिसकी वजह से वहां पर एक नर्स भागते हुए आई और बोली, जी सर। अभिमन्यु ने बिना कोई एक्सप्रेशन के नर्स को देखकर कहा, चेक माय वाइफ। नर्स ने जल्दी से हाँ में सिर हिलाया और अविका का चेकअप करने लगी। अभिमन्यु बोला, कैसी है अविका, उसे कोई और परेशान तो नहीं है। अभिमन्यु जो भले ही किसी से बात कर रहा था, लेकिन उसका पूरा ध्यान अविका पर ही था। जैसे ही उसने सामने अविका को उठकर बैठते हुए देखा, उसने अपना फोन काट दिया और खुद अविका के पास आकर उसको बेड पर बैठाकर बोला, कैसी हो, कहीं दर्द तो नहीं हो रहा है। अविका हल्के से बोली, मैं तो ठीक हूँ, बस मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा है। अभिमन्यु ने अविका के फोरहेड पर किस करते हुए बोला, सब ठीक है, और उसने पास की टेबल पर मौजूद बेल बजा दी, जिसकी वजह से वहां पर एक नर्स भागते हुए आई और बोली, जी सर। अभिमन्यु ने बिना कोई एक्सप्रेशन के नर्स को देखकर कहा, चेक माय वाइफ। नर्स ने जल्दी से हाँ में सिर हिलाया और अविका का चेकअप करने लगी। अभिमन्यु बोला, कैसी है अविका, उसे कोई और परेशान तो नहीं है। नर्स के साथ एक लेडी डॉक्टर भी थी। डॉक्टर ने अविका का चेकअप किया और नर्स के साथ कुछ डिक्शन करने लगी। बात करने के बाद वो अभिमन्यु की तरफ देखकर बोली, सिंघानिया, आपकी वाइफ बिल्कुल ठीक है, उनके शरीर में अब बिल्कुल भी जहर नहीं रहा है। आप चाहे तो आज उन्हें डिस्चार्ज कराकर घर ले जा सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप यहाँ उन्हें एक दिन और रखना चाहते हैं तो ये उनकी सेहत के लिए और भी अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पर हम उन्हें कुछ और भी दवाएं वगैरह दे सकते हैं, जिसकी वजह से उनके शरीर में जो कमजोरी है वो कुछ हद तक कम हो सकती है। पर यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मिसेज सिंघानिया को यहाँ एडमिट रखना चाहते हैं या फिर घर ले जाना चाहते हैं। अविका डॉक्टर की बात सुनकर बोली, नहीं डॉक्टर, मैं यहाँ रुकना चाहती हूँ। डॉक्टर ने अविका की बात सुनकर हाँ में सिर हिलाया और वो दोनों वहाँ से चली गई। अभिमन्यु सवालिया नजरों से अविका को देखने लगा। अविका ने अभिमन्यु को अपने पास बुलाने का इशारा किया तो अभिमन्यु अविका के पास आकर बैठ गया। अविका अभिमन्यु का हाथ पकड़कर बोली, वैसे मुझे यहाँ पर रहने का बिल्कुल भी शौक नहीं है और ना ही मुझे हॉस्पिटल में रुकना पसंद है, पर अभी देवांश और तनुजा यहाँ है तो मैं सोच रही हूँ मैं यहाँ पर एक दिन के लिए और रुक जाऊँ। अभिमन्यु ने हाँ में सिर हिलाया और अविका के फोरहेड पर किस कर दिया। अविका ने अपनी आंखें बंद कर ली। जब भी अभिमन्यु उसको इस तरह से किस करता था तो उसे बहुत अच्छा लगता था। वो अभिमन्यु को देखकर बोली, मुझे फ्रेश होना है, आप प्लीज नर्स को बुला दीजिए। अभिमन्यु उसकी तब देखकर बोला, नर्स की क्या जरूरत है, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। अभिमन्यु की बात सुनकर अविका का चेहरा लाल पड़ गया। वो हकलाते हुए बोली, आप मेरी मदद करेंगे। अभिमन्यु हंसते हुए बोला, हाँ क्यों, क्या हुआ, मैं तुम्हें बाथरूम के दरवाजे तक छोड़ दूंगा और वही खड़ा हो जाऊंगा जब तक तुम फ्रेश होकर आओगी, फिर मैं तुम्हें वापस बेड पर लेटा दूंगा। अभिमन्यु की पूरी बात सुनकर अविका एक गहरी सांस लेकर बोली, ओ तो आप ये कह रहे थे। अविका की बात सुनकर अभिमन्यु के चेहरे पर एक शरारती भरी मुस्कान आ गई। वो उसके कान में हल्की से बोला, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें फ्रेश होने में भी मदद कर सकता हूँ, बोलो क्या कहती हूँ। अविका ने अपने दोनों हाथों को अभिमन्यु की चेस्ट पर रख दिया और खुद उससे दूर होते हुए बोली, क्या कर रहे हो तुम, मुझे फ्रेश होना है। अभिमन्यु ने अविका को अपनी गोद में उठाकर बाथरूम में छोड़ दिया। जब तक अविका फ्रेश होकर वापस आई उसने देखा अभिमन्यु अपने लैपटॉप पर वहां काम कर रहा था। अविका के हल्के हल्के से बिस्तर पर जाकर बैठ गई। अभिमन्यु ने जैसे ही अविका को देखा तो एक पल को देखता ही रह गया। अविका के बाल गीले थे, उसने लाइट पिंक कलर की कुर्ती और ट्राउजर पहना हुआ था, क्योंकि नेहा ने पहले से ही अविका के कपड़े भिजवा दिए थे। अभिमन्यु ने जल्दी से अपना लैपटॉप बंद किया और टॉवल लेकर अविका के बाल पूछने लगा। कुछ देर बाद अविका के बाल कुछ हद तक सूख चुके थे। अविका बोली, मुझे देवांश के रूम में जाना है। अभिमन्यु ने हाँ में सिर हिलाया और बिना सोचे समझे अविका को अपनी गोद में उठा लिया।
अविका हड़बड़ाते हुए बोली, अरे आप मुझे नीचे उतारो, सब लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे। अभिमन्यु उसके होठों पर हल्की सी किस करते हुए बोला, कोई कुछ नहीं सोचेगा क्योंकि सबको पता है कि हम लोग हस्बैंड वाइफ है और अभी तुम्हारी तबीयत खराब है, समझी तुम, इसलिए चुपचाप रहो। अविका ने चुपचाप अपना सिर हिला दिया और अभिमन्यु की किस करने की हरकत से उसने अपनी आंखें जोर से भींच ली। अभिमन्यु ने अविका को देखा जिसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी और उसका चेहरा ऑलमोस्ट पके हुए टमाटर की तरह लाल हो चुका था। जब वो दोनों देवांश के बोर्ड में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि देवांश बेड पर बैठा हुआ था और डॉक्टर उसे चेकअप कर रहे थे। वही तनुजा भी उसके पास ही बैठी हुई थी जिसकी वजह से देवांश का ध्यान डॉक्टर की तरफ न होकर तनुजा की तरफ था। वही जैसे ही देवांश की नज़र अभिमन्यु की गोद पर अविका पर पड़ी तो वो अभिमन्यु को देखने लगा। अभिमन्यु ने अविका को तनुजा के पास वाली सीट पर बैठा दिया और देवांश की तरफ देखकर बोला, कैसे हो। देवांश के सिर पर अभी भी पट्टी बंधी हुई थी और उसके एक हाथ में प्लास्टर लगा हुआ था क्योंकि उसके एक हाथ की उंगलियों की हड्डियां टूट चुकी थी जिसकी वजह से उसके हाथ पर प्लास्टर था जो कि लगभग 15 दिन के बाद ही हटने वाला था। हालांकि उसका दूसरा हाथ बिल्कुल ठीक था पर उसे एक हाथ में प्लास्टर होने की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। देवांश ने हल्के से जवाब दिया, मैं ठीक हूँ। निखिल जो अभी देवांश को चेक कर रहा था उसकी आंखों में नींद अभी भी थी। वो अभिमन्यु को घूरते हुए बोला, वो भी ठीक है और तुम भी ठीक हो पर मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। तनुजा और अविका दोनों हैरान होकर निखिल को देखने लगी क्योंकि निखिल ने ये बात अपने दांत कटकटाने हुए बोली थी जिसमें थोड़ा गुस्सा थोड़ी फ्रस्ट्रेशन साफ साफ दिख रही थी। तनुजा हैरान होकर बोली, पर आपको क्या हुआ है और आपकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल क्यों है, ऐसा लग रहा है जैसे आप आधी रात तक सोए ही ना हो। निखिल एक गुस्से वाली हंसी हंसते हुए बोला, हाँ मुझे किसी ने जानबूझकर रात तक सोने नहीं दिया। उसकी बात सुनकर तनुजा ने कुछ गलत मतलब निकाल लिया और तनुजा हंसते हुए बोली, इसका मतलब हमें कुछ दिन बाद गुड न्यूज़ मिलेगी, तो आप आधी रात तक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहे हैं ना। निखिल अविका की बात सुनकर जोर जोर से खांसने लगा। उसने अभिमन्यु को देखा जो उसको ही गुस्से में घूर रहा था। अगर रूम में अविका और तनुजा नहीं होती तो निखिल पक्का अभी अभिमन्यु के हाथों से बहुत पीटता। निखिल जल्दी से खांसते हुए बोला, नहीं नहीं हूँ मिस तनुजा, जैसा आप समझ रही है वैसा नहीं है। दरअसल मैं आधी रात तक ओटी में रहा था जिसकी वजह से मुझे आधी रात तक जगना पड़ा, इसीलिए मेरे आंखों के नीचे डार्क सर्कल है क्योंकि मैं सो नहीं पाया था। निखिल की बात सुनकर तनुजा और अविका ने एक दूसरे को देखा और निराशा से अपना सिर हिलाया। अविका फिर निखिल की तरफ देखकर बोली, ओह अच्छा कोई बात नहीं, फिर गुड न्यूज़ फिर कभी दे देना। उन दोनों की ऐसी बात सुनकर निखिल एक पल के लिए झेप गया। वही अविका और तनुजा की बात सुनकर देवांश और अभिमन्यु के चेहरे पर एक हल्की सी कभी न दिखने वाली स्माइल आ गई। निखिल जल्दी से खांसते हुए बोला, नहीं नहीं हूँ मिस तनुजा, जैसा आप समझ रही है वैसा नहीं है। दरअसल मैं आधी रात तक ओटी में रहा था जिसकी वजह से मुझे आधी रात तक जगना पड़ा, इसीलिए मेरे आंखों के नीचे डार्क सर्कल है क्योंकि मैं सो नहीं पाया था। निखिल की बात सुनकर तनुजा और अविका ने एक दूसरे को देखा और निराशा से अपना सिर हिलाया। अविका फिर निखिल की तरफ देखकर बोली, ओह अच्छा कोई बात नहीं, फिर गुड न्यूज़ फिर कभी दे देना। उन दोनों की ऐसी बात सुनकर निखिल एक पल के लिए झेप गया। वही अविका और तनुजा की बात सुनकर देवांश और अभिमन्यु के चेहरे पर एक हल्की सी कभी न दिखने वाली स्माइल आ गई। अब आगे दोपहर के टाइम मिस्टर और मिसेज अवस्थी नेहा और राजवीर जी के साथ वहां पहुंच गए। मिसेज अवस्थी की आंखों में आंसू आ गए और वो अपनी रुआंसी आवाज में बोली, कैसे हो तुम। देवांश ने अपनी आंखें झपका दी जैसे कह रहा हूं कि वो बिल्कुल ठीक है। मिस्टर अवस्थी ने कहा, हाँ तो जवाब भी दे सकते हो, अब ऐसा तो नहीं है कि तुम गूंगे बन गए हो। मिसेज अवस्थी गुस्से में बोली, चुप रहो तुम, और तुम्हें देखता नहीं है कि मेरे बेटे को कितनी चोट आई है, उसका अभी ऑपरेशन हुआ है और तुम हो कि तुम्हें बोलने की पड़ी है। मिस्टर अवस्थी झुंझलाते हुए बोले, कह तो ऐसे रही हो जैसे देवांश को तुम अपने मायके से लेकर आए हो मेरे बेटे, उन्होंने मिसेज अवस्थी की नकल करते हुए कहा। रूम में मौजूद सभी लोगों को हंसी आ गई और वो सब जोर जोर से हंसने लगे। उसकी बात सुनकर तनुजा और अविका दोनों देवांश को देखने लगी जो अपने मम्मी पापा को ऐसे देख रहा था जैसे वो अभी धरती की कोई 8वें अजूबे को देख रहा हो। मिसेज अवस्थी गुस्से में बोली, तुम वापस चलो, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं देवांश को अपने मायके से लेकर आई हूँ कि नहीं। राजवीर जी मिस्टर अवस्थी के पास ही खड़े हुए थे जिसकी वजह से उनके कान में बोले, मुझे लगता है कि आप आग से खेलने की कोशिश कर रहे हो। भले ही आप एक अच्छे बिजनेसमैन हो लेकिन ये आपकी जिंदगी की रानी है। अगर आप ऐसे ही उनको नाराज करते रहे तो घर जाकर मिसेज अवस्थी को रानी लक्ष्मीबाई बने में जल्दा समय नहीं लगेगा। मिस्टर अवस्थी ने राजवीर जी को ऐसे देख जैसे वो भगवान को देख रहे हों। वो हल्के से बोले, थैंक यू यार, आप बिल्कुल सही कह रहे हो क्योंकि पत्नियों को लक्ष्मीबाई बने में जल्दा समय नहीं लगता है। फिलहाल मुझे अभी सुकून से जीना है, मैं ऐसे अपनी लाइफ को खतरे में नहीं डाल सकता हूँ।
नेहा जो कि अभी राजवीर जी के पास में खड़ी हुई थी, जिसकी वजह से उसके कान में मिस्टर अवस्थी और राजवीर जी की सारी बातें सुनाई दे रही थी, वो उन दोनों को देखने लगी, जिससे देखकर राजवीर जी इधर उधर देखने लगे और ये देखकर नेहा के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। अचानक रूम का दरवाजा खुला, सबने दरवाजे पर देखा तो वहां पर तनिष्का बड़ी स्टाइल से खड़ी हुई थी। उसे एक नज़र रूम में मौजूद सारे लोगों को देखा और वो वहां से डायरेक्ट राजवीर जी को देखकर हल्की सी मुस्कुराई और वो देवांश की तरफ देखकर बोली, कैसे हो देवांश। देवांश ने जैसे अनुष्का को देखा, उसने अपने हाथों की मुठ्ठियां भींच ली। उसकी मौजूदगी वहां पर मौजूद किसी भी इंसान को अच्छी नहीं लगी थी और खासकर अविका को। अभी अविका के चेहरे पर गुस्सा और नफरत थी, पर पलक झपकते ही उसने अपने चेहरा को फिर से नॉर्मल कर लिया, पर वो सब कुछ अभिमन्यु ने देख लिया था। अनुष्का राजवीर जी के पास आ गई और उनके गले मिलते हुए बोली, हाय वीर, कैसे हो आप, और आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि देवांश का एक्सीडेंट हो गया था, वरना मैं भी उसे देखने आ जाती। आफ्टर ऑल ये मेरे होने वाले दामाद का दोस्त है। राजवीर जी ने एक बार ऑकवर्ड होकर सबको देखा और फिर अनुष्का को खुद से दूर करते हुए बोले, अनुष्का बिहेव योरसेल्फ, यहाँ सब लोग हैं। अनुष्का सबको देखा और बोली सॉरी, और फिर वो अभी भी राजवीर का हाथ पकड़कर वही खड़ी रही। अविका अनुष्का को घूरते हुए बोली, आप क्या कहना चाहती हैं अनुष्का मासी, और जहां तक मुझे याद है मैंने आपसे पहले ही कहा था मैं आपकी शादी अपने पापा से नहीं होने दूंगी। मैंने अपना डिसीजन कर लिया है और आप एक बात बार बार क्यों दोहरा रही है। जहां तक रही पापा की बात, आई होप आपको बहुत पहले से पापा ने बता दिया होगा कि पापा मेरी ही मर्जी के बिना आपके साथ शादी नहीं करेंगे। मेरी मम्मा मेरी पसंद की होगी, समझिए आप। उसने भले ही ये बात बहुत आराम से कही हुई थी, लेकिन उसकी आवाज में कठोरता साफ दिख रही थी। अनुष्का ने अपनी हाथों की मुठ्ठियां जोर से बिजली। उसका चेहरा अविका की बात सुनकर काला पड़ चुका था, पर फिर भी वो अपने मन में बोली, एक बार मेरी शादी राजवीर से हो जाए फिर मैं तुम्हें उस पूरी प्रॉपर्टी से बेदखल नहीं कर दिया ना तो मेरा भी नाम अनुष्का नहीं, कर लो जितनी मनमानी तुम्हें करनी है, ऐसा मजा चखाऊंगी ना कि जिंदगी भर याद रखेगी। लेकिन उसने इनोसेंट सा फेस बनाकर राजवीर जी की तरफ देखा और जैसे ही कुछ कहने को हुई थी कि अचानक उसने अपने माथे पर हाथ रखा और तुरंत बेहोश हो गई। अचानक उसके बेहोश होने की वजह से पास में खड़े राजवीर जी भी हैरान हो गए और तुरंत उन्होंने अनुष्का को पकड़ लिया। वहां मौजूद किसी को भी कुछ समझ में नहीं आया कि अचानक अनुष्का बेहोश कैसे हो गई। राजवीर जी जल्दी से बोले, डॉक्टर जल्दी से इन्हें चेक करो। अविका ने अभिमन्यु को देखा। अभिमन्यु ने अविका को देखकर अपनी पलकें झपकाते हुए कहा, सब कुछ ठीक है, तुम शांत रहो। अविका अपने मन में बोली, नहीं मैं अनुष्का की चाल कामयाब नहीं होने दूंगी। अचानक कुछ सोचकर उसकी आंखों में एक ठंडी चमक आ गई। उसके आसपास का ऑरा इतना बदल चुका था कि उसके पास में खड़ा अभिमन्यु भी एक पल को हैरान होकर अविका को देखने लगा। अविका चेहरे पर अभी एक हल्की सी मुस्कान थी, पर वो मुस्कान भी बहुत खतरनाक थी। अभिमन्यु जैसा इंसान भी अविका की मुस्कान देखकर एक पल को समझ नहीं पाया कि अविका के दिमाग में भी क्या चल रहा है। उसकी माथे पर शिकन आ गई। तो क्या प्लान बना रही है अनुष्का इस बार, और अचानक क्या सोचकर अविक के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ गई। जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी पूरी कहानी, और अब कहानी में आएंगे कुछ नए ट्विस्ट। अविका ने अभिमन्यु को देखा। अभिमन्यु ने अविका को देखकर अपनी पलकें झपकाते हुए कहा, सब कुछ ठीक है, तुम शांत रहो। अविका अपने मन में बोली, नहीं मैं अनुष्का की चाल कामयाब नहीं होने दूंगी। अचानक कुछ सोचकर उसकी आंखों में एक ठंडी चमक आ गई। उसके आसपास का ऑरा इतना बदल चुका था कि उसके पास में खड़ा अभिमन्यु भी एक पल को हैरान होकर अविका को देखने लगा। अविका चेहरे पर अभी एक हल्की सी मुस्कान थी, पर वो मुस्कान भी बहुत खतरनाक थी। अभिमन्यु जैसा इंसान भी अविका की मुस्कान देखकर एक पल को समझ नहीं पाया कि अविका के दिमाग में भी क्या चल रहा है। उसकी माथे पर शिकन आ गई। राजवीर जी अभी डॉक्टर के केबिन में मौजूद थे। उनके साथ ही अविका और अभिमन्यु भी वहां मौजूद थे। बाकी सारे लोग देवांश के वार्ड में मौजूद थे, क्योंकि राजवीर जी ने सबसे मना कर दिया था, पर वो अविका और अभिमन्यु को कुछ नहीं कह पाए। डॉक्टर अभी अनुष्का की फाइल पढ़ रहे थे। कुछ देर बाद वो राजवीर जी की तरफ देखकर बोले, शी इज प्रेग्नेंट। डॉक्टर के 3 वर्ड ने कमरे में पूरी तरह सन्नाटा कर दिया। वही राजवीर जी ने अपनी मुठ्ठियां और अपनी आंखें जोर से भींच ली। उन्होंने एक गहरी सांस ली और अविका की तरफ देखा, जिसकी आंखें बहुत शरद हो चुकी थी। पर जैसे ही राजवीर जी की निगाह अविका के चेहरे पर पड़ी, वो एक पल को चौंक गए। अविका के चेहरे पर अभी उन्हें एक भी एक्सप्रेशन समझ में नहीं आ रहे थे, क्योंकि अविका अभी बिना कोई एक्सप्रेशन के खड़ी थी। उसके चेहरे पर अभी कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था, जिसे राजवीर जी को अविका को समझने में थोड़ी तकलीफ हो रही थी, क्योंकि उन्हें लगा था कि जैसे ही अनुष्का की प्रेग्नेंट होने की बात वो सुनेगी बहुत परेशान हो जाएगी, क्योंकि उसके पापा ने उसके मना करने के बावजूद भी अनुष्का के साथ रहना पसंद किया था। राजवीर जी अविका की तरफ देखकर बोले, आई एम सॉरी अविका। अविका ने अभिमन्यु का हाथ छोड़ा और राजवीर जी का हाथ पकड़ कर कहा, मुझे सिर्फ आपकी खुशी चाहिए पापा, और कुछ नहीं।
पर उसकी इस बात पर जरा सी भी मिठास नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो ये सब सिर्फ ऊपर से बोल रही हो, पर फिर भी राजवीर जी ने एक छोटी मुस्कान मुस्कुरा दी। अविका अपने पापा के चेहरे पर परेशानी साफ देख सकती थी, पर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अनुष्का इतना आगे कैसे बढ़ गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक अनुष्का प्रेग्नेंट कैसे हो गई, कैसे यही बात उसके दिमाग खराब कर रही थी। डॉक्टर राजवीर की तरफ देखकर बोले, सर उन्हें कुछ देर बाद डिस्चार्ज मिल जाएगा, लेकिन अभी उन्हें रेस्ट की जरूरत है। राजवीर जी ने हाँ में सिर हिलाया और वो वहां से चले गए। अविका भी गार्डन में बैठकर सामने खेल रहे बच्चों को देख रही थी। उसके पास में अभिमन्यु बैठा हुआ था। सुबह की वजह से गार्डन में हल्की हल्की धूप बिखरी हुई थी। स्मिता हॉस्पिटल का गार्डन काफी ज्यादा अच्छा और बड़ा था, जो कि बाकी सारे हॉस्पिटल की तुलना में काफी बड़ा था, जिसकी वजह से कि स्मिता हॉस्पिटल इंडिया की जानी मानी हॉस्पिटल में से एक में आता था। इस हॉस्पिटल में आम लोग अपना इलाज नहीं कर पाते थे क्योंकि यहाँ लाखों का खर्चा होता था, लेकिन फिर भी इस हॉस्पिटल में आर्मी के लिए हमेशा वार्ड अवेलेबल रहते थे। हॉस्पिटल में मौजूद पेशेंट के बच्चे और कुछ पेशेंट बाहर गार्डन में घूम रहे थे। वहाँ का माहौल अभी काफी ज्यादा अच्छा था, पर फिर भी अविका की आंखों में हलचल मची हुई थी। अचानक उसके सिर में तेजी से दर्द हुआ और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने 3 उंगलियां अपने सिर के बीच में रखी और अचानक उसके आंखों के सामने एक दृश्य आया। तुम कुछ नहीं कर सकती अविका, कुछ नहीं। कुछ देर बाद मेरी और राजवीर जी की शादी है, उसके बाद मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी और ये मेरा तुमसे वादा है। अविका ने अपने सामने शादी के जोड़े में अनुष्का को देखा, जिसकी आंखें अभी नफरत की वजह से लावा उगल रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखों में अविका जलकर भस्म हो जाएगी। झटके में अविका ने अपनी आंखें खोल दी और उसका चेहरा पसीने से लथपथ हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसने अचानक ये सपना क्यों देखा और अनुष्का क्यों शादी के जोड़े में मौजूद थी। अभिमन्यु के पास में बैठा हुआ था, जिसकी वजह से उसने अविका का कंधा पकड़ लिया और परेशान भरी आवाज में बोला, क्या हुआ अविका? पर अविका ने कुछ नहीं कहा और उसने अभिमन्यु को गले से लगा लिया। वही अभिमन्यु अविका के बाल को सहलाने लगा, पर उसकी आंखें शरद हो चुकी थी। वो कुछ सोच रहा था और इसकी की वजह से उसे चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान आ गई। बहुत कहने के बावजूद भी मिस एंड मिसेज अवस्थी ने दिल्ली में अपना एक फ्लैट ले लिया था, जो कि काफी ज्यादा बड़ा और खूबसूरत था। ये फ्लैट मालाबार हिल्स की बिल्डिंग में से एक था, जो कि वहां के सबसे महंगे शहर में बना हुआ था, क्योंकि मिसेज अवस्थी का ये कहना था कि उन्हें इस तरह इतने दिनों तक सिंगविला में रहना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि अभी भी देवांश को ठीक होने में लगभग 1 महीना लगता। अब वो कैसे इतने दिनों तक सिंगविला में रुक सकती थी। रात के समय डाइनिंग टेबल पर अभी सारे लोग चुपचाप अपना डिनर कर रहे थे। अनुष्का राजवीर की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, वीर। वो कुछ आगे कहने को हुई कि राजवीर जी उसकी तरफ देखकर बोले, प्लीज अनुष्का, तुम्हें अभी चुपचाप खाने पर ध्यान देना चाहिए। डॉक्टर ने तुम्हें ज्यादा से ज्यादा हेल्दी खाना खाने के लिए कहा है। अनुष्का ने गुस्से में अपनी मुठियां भींच ली, पर उसने जानबूझकर अपना चेहरे पर एक मुस्कान लाते हुए हाँ में सिर हिलाया और चुपचाप अपना खाना खाने लगी। पर अविका कुछ सोच रही थी। वो अपनी चेयर से उठते हुए बोली, मेरा हो गया, और किसी की कुछ कहे बिना ही वो अपने रूम में चली गई। उसने अपना फोन निकाला और वो बालकनी में चली गई। उसने किसी को फोन किया, उधर से किसी ने फोन उठाया और किसी आदमी की आवाज आए, हेलो कौन? अविका की आवाज बहुत सर्द हो चुकी थी। वो अपनी कड़क आवाज में बोली, नाम जानकर कुछ नहीं होगा, जितना कहा जाए सिर्फ उतना ही करो। आदित्य और अनुष्का के बारे में मुझे 24 घंटे से पहले उन दोनों की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। अविका की बात सुनकर फोन पर मौजूद अनजान आदमी थोड़ा गुस्से में बोला, जानती भी हो क्या बक रही हो? मैं कौन हूँ? अगर पता चला तो दोबारा मुझे कॉल करने की हिम्मत नहीं करोगी। अविका ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी कमर पर हाथ रखकर हल्के मगर ठंडी आवाज में बोली, अविका राय सिंघानिया को ना सुनने की आदत नहीं है, कहकर उसने एक गहरी सांस ली। पर उसका नाम सुनकर फोन पर मौजूद दूसरा इंसान की सांसें अटक गई और ये देखकर अविका के चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान आ गई। उसने फोन काटा और वो जैसे ही वापस रूम में जाने को हुई कि उसने देखा अभिमन्यु रूम के अंदर आ रहा था। अभिमन्यु के कदम अविका की तरफ बढ़ गए और वो अविका के पास आकर खड़ा हो गया। अभिमन्यु ने अविका की आंखों में देखा। अविका बिल्कुल शांत लग रही थी, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। उसने अविक को अपनी गोद में उठाया और बालकनी में लगे झूले पर बैठ गया। अविका जैसे ही अभिमन्यु की गोद से उठने की कोशिश करने लगी, अचानक उसके पेट पर अभिमन्यु के ठंडे हाथ फील हुए। शर्म की वजह से उसका चेहरा लाल पड़ चुका था, उसके गाल जल रहे थे। उसने दोनों हाथ अभिमन्यु के हाथों पर रख दिए और ये देखकर अभिमन्यु के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। अभिमन्यु ने अविका के कंधे पर सिर रखकर कहा, मेरे पीए ने बताया था कि तुम्हें पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर रंजीत का कॉल आया था। अविका ने जैसे अभिमन्यु की बात सुनी, उसे फिर से सारी बातें याद आ गई। देवांश के एक्सीडेंट की खबर सुनकर वो ये बात तो बिल्कुल भूल ही गई थी। हालांकि उसके दिमाग से सानिया नहीं उतरी थी, पर उसे उस टाइम ये सब बात अभिमन्यु को बताना जरूरी नहीं समझा था। पर उसे नहीं पता था कि अभिमन्यु इस तरह से ये बात पूछेगा।
उसने एक गहरी सांस लेकर कहा, हाँ वो एक्चुअली मैं पुलिस स्टेशन गई थी और मैंने सानिया से भी बात की। फिर उसने अभिमन्यु सारी बातें बता दी। अभिमन्यु सारी बात सुनकर बोला, डोंट वरी, मैं इसका पता लगाकर तुम्हें जल्दी ही बताता हूँ। अभिमन्यु अविका का चेहरा देखते हुए बोला, तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? क्या कोई ऐसी बात है जो मुझे नहीं पता है? देखो अविका, तुम मेरी वाइफ हो, तुम मुझे खुलकर सब कुछ बता सकती हो, तुम्हें इस तरह टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अविका उसकी बात सुनकर अपने मन में बोली, आई एम सॉरी अभिमन्यु, पता है कि तुम मेरे पति हो, पर मैं तुम्हें नहीं बता सकती कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है। इसी के साथ मैं फ्यूचर का देख सकती हूँ और मैं अविका नहीं मानसी हूँ। वो कुछ और कह पाती कि अचानक अभिमन्यु का फोन बजा। उसने फोन उठाया तो उधर से तनिष्का की रोती हुई आवाज आई, जीजू हॉस्पिटल में आग लग गई है और देवांश उसे बचा लीजिए, प्लीज जल्दी आप आ जाए। उसका इतना कहना ही था कि फोन की आवाज अविका के कानों पर भी पहुंच चुकी थी और एक बार फिर उसने जो कुछ सपने में देखा था उसकी आंखों के सामने घूम गया। वो कैसे भूल सकती थी? भले ही उसने सपने में देखा था कि देवांश को कोई मारने वाला है, पर ये वो कैसे भूल सकती थी कि उसने देखा था कि हॉस्पिटल में आग लग रही है और देवांश को आग से खतरा है। यही देखकर वो खड़ी हो गई। उसने अपने बगल में देखा तो वहां अब अभिमन्यु था ही नहीं, क्योंकि अभिमन्यु पहले ही दरवाजे तक पहुंच चुका था। वो भी बिना कुछ कहे अभिमन्यु के पीछे चली गई। वो कुछ और कह पाती कि अचानक अभिमन्यु का फोन बजा। उसने फोन उठाया तो उधर से तनिष्का की रोती हुई आवाज आई, जीजू हॉस्पिटल में आग लग गई है और देवांश उसे बचा लीजिए, प्लीज जल्दी आप आ जाए। उसका इतना कहना ही था कि फोन की आवाज अविका के कानों पर भी पहुंच चुकी थी और एक बार फिर उसने जो कुछ सपने में देखा था उसकी आंखों के सामने घूम गया। वो कैसे भूल सकती थी? भले ही उसने सपने में देखा था कि देवांश को कोई मारने वाला है, पर ये वो कैसे भूल सकती थी कि उसने देखा था कि हॉस्पिटल में आग लग रही है और देवांश को आग से खतरा है। यही देखकर वो खड़ी हो गई। उसने अपने बगल में देखा तो वहां अब अभिमन्यु था ही नहीं, क्योंकि अभिमन्यु पहले ही दरवाजे तक पहुंच चुका था। वो भी बिना कुछ कहे अभिमन्यु के पीछे चली गई। अब आगे लगभग 10 मिनट में वो दोनों हॉस्पिटल के सामने खड़े हुए थे। हॉस्पिटल में आग की लपटें निकल रही थी और हॉस्पिटल पूरी तरह से जल रहा था, पर फिर भी कुछ ऐसी जगह थी जहां आग नहीं फैली हुई थी। अभिमन्यु ने पूरे हॉस्पिटल को देखा, उसके कार्ड आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे। साथ ही साथ वहां पुलिस और फायर ब्रिगेड के लोग भी आ चुके थे जो हॉस्पिटल की आग बुझाने में लगे हुए थे। और अभिमन्यु ने अविका को देखकर कहा, यहाँ से जाना मत, और वहां से डायरेक्ट हॉस्पिटल के अंदर चला गया। उसने देखा हॉस्पिटल में कोई भी मौजूद नहीं है, क्योंकि पहले से ही डॉक्टर और नर्स सारे पेशेंट को हॉस्पिटल के बाहर निकाल दिया गया था। पर फिर भी कुछ बच्चे हॉस्पिटल के अंदर मौजूद थे जो बाकी सारे लोग उन्हें निकाल रहे थे। हॉस्पिटल में आग लगने की खबर पूरे इंडिया में फैल गई थी, जिसकी वजह से बाकी सारे लोग भी हॉस्पिटल आ चुके थे। जैसे ही वो लोग अंदर जाने को हुए कि उन्हें पुलिस ने रोक दिया। राजवीर जी पुलिस की तरफ चिल्लाते हुए बोले, बच्चे हॉस्पिटल के अंदर है, मुझे हॉस्पिटल के अंदर जाने दीजिए। पुलिस वालों में से एक बोला, सॉरी सर, मैं कुछ नहीं कर सकता, हॉस्पिटल की आग धीरे धीरे और भी बढ़ रही है और मैं अब किसी की जिंदगी को खतरे में डाल सकता हूँ। राजवीर जी गुस्से में बोले, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम ये कैसे कह सकते हो? मेरी बेटी और दामाद की जिंदगी खतरे में है और तुम हो कि मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे हो? मैं इस हॉस्पिटल का डॉक्टर हूँ, प्लीज मुझे अंदर जाने दो, हॉस्पिटल के अंदर और भी लोग मौजूद हैं। पुलिस वाले राजवीर जी की सारी बातें सुनकर बोले, सॉरी सर, मैं आपको अंदर तो नहीं जाने दूंगा, लेकिन हमारे फायर फाइटर्स अंदर जा चुके हैं, डोंट वरी, वो किसी को भी कुछ नहीं होने देंगे। यहाँ अभिमन्यु ने देखा देवांश के वार्ड की तरफ चारों तरफ आग फैली हुई थी और वो धीरे धीरे बेड तक पहुंच रही थी। देवांश अभी गहरी नींद में सो रहा था, या शायद उसे किसी ने नींद का इंजेक्शन दिया हुआ था, जिसकी वजह से उसे अपने आसपास क्या हो रहा है कुछ भी पता नहीं चल रहा था। देवांश के वार्ड में आग तेजी से फैल चुकी थी। अभिमन्यु भागते हुए अंदर गया और देवांश को गोद में उठाकर जैसे तैसे हॉस्पिटल वार्ड से बाहर निकल गया। अविका हॉस्पिटल के थी, तब उसने देखा कि वहां तनुजा नहीं है तो वो निखिल जी से बोली, तनुजा कहाँ है? निखिल के चेहरे पर घबराहट आ गई और वो हड़बड़ाते हुए बोला, अरे नहीं मिस तनुजा तो हॉस्पिटल के अंदर ही है, मैं अंदर जाता। आगे के शब्द उसके मुंह में ही रह गए, क्योंकि तब तक अविका अंदर जा चुकी थी। अरे नहीं भाभी, अंदर चली गई, मुझे अंदर जाना होगा। अगर अभिमन्यु को पता चल कि मेरे होते हुए भी मैं अविका को नहीं रोक नहीं पाया तो वो मुझे नहीं छोड़ेगा। अभिमन्यु देवांश को आग से बचते बचाते हॉस्पिटल के बाहर लाया तो डॉक्टर और निखिल जल्दी से उसका चेकअप करने लगी। अभिमन्यु ने जब देखा कि अविका वहां नहीं है तो वो एक पल को जम सा गया। वो निखिल की तरफ देखकर बोला, निखिल अविका कहाँ है? निखिल खड़े होकर बोला, सॉरी अभिमन्यु, मैंने भाभी को रोकने की कोशिश की थी पर वो हॉस्पिटल के अंदर चली गई है और मिस तनुजा भी हॉस्पिटल के अंदर है। अभिमन्यु बिना कुछ कहे फिर से हॉस्पिटल के अंदर भाग गया। अविका आग से बचते हुए लगातार आगे बढ़ रही थी और धुआं की वजह से उसकी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। तनुजा कहाँ हो तुम? वो देवांश के वार्ड की तरफ जाने लगी, लेकिन अचानक उसके कानों में किसी की आवाज आई, अविका अविका, मैं यहाँ हूँ।
तनुजा अविका के मुंह से निकला और जिस तरह से आवाज आई वो उस तरफ जाने लगी, लेकिन वहां बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी जिससे रास्ता साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तनुजा, कहाँ हो तुम? अविका, मैं यहाँ पर हूँ। अविका ने समाने देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि अभी तनुजा के चारों तरफ आगे की लपट तेजी से बढ़ रही थी और तनुजा अभी मेज पर बैठी हुई थी, जिसकी वजह से वो मेज पर भी हल्की हल्की आग लग रही थी। अविका ने घबराते हुए कहा, तुम रोको, मैं अभी कुछ करती हूँ। कहते हुए उसने अपने चारों तरफ देखा। अचानक उसकी नज़र पास में रखी ग्लूकोज बोतल पर पड़ी। अविका ने जल्दी से ग्लूकोज की बोतलों को उठकर उसके अंदर का ग्लूकोज आग की तरफ फेंकने लगी, जिससे आग हल्की हल्की से बूझने लगी। टेबल पर काफी ग्लूकोज की बोतलें थी, इसकी वजह से अविका लगातार उन ग्लूकोज की बोतलों का ग्लूकोज आग की तरफ फेंक रही थी, जिससे धीरे धीरे तनुजा की मेज तक का रास्ता बन गया। वो जल्दी से तनुजा के पास आए और उसका हाथ पकड़कर बाहर की तरफ ले जाने लगी। दोनों हॉस्पिटल के कॉरिडोर में आ गए। अचानक एक तेज दर्द अविका के माथे पर हुआ। अविका ने अपनी 3 उंगलियों को अपने माथे पर रख दिया और खुद अपनी आंखें बंद कर ली। उसके आंखों के सामने आग लगातार बढ़ रही थी। अविका, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मना किया था ना कि तुम हॉस्पिटल के अंदर मत आना। अविका ने अभिमन्यु को देखा जो बहुत ही घबराते हुए अविका के पास आ रहा था। अविका कुछ कहने को हुई कि अचानक उसकी नज़र सामने पड़ी जहाँ से अभिमन्यु आ रहा था। उसने देखा कि एक सीमेंट पिलर अभिमन्यु के रास्ते में गिरने वाला है और अगर अभिमन्यु और अविका की तरफ आते रहेगा तो वो पिलर अभिमन्यु के ऊपर गिर जाएगा। अविका का शरीर ठंडा पड़ गया। वो जल्दी से चीखते हुए बोली, अभिमन्यु वहीं रुक जाओ। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वो पिलर अभिमन्यु के ऊपर गिर गया। अविका जो भागकर अभिमन्यु की तरफ आ रही थी उसके पैर वहीं जम गए। उसने देखा अभिमन्यु ने वो पिलर अपने पीठ से रोक लिया था, लेकिन वो पिलर काफी ज्यादा भारी था जिससे अभिमन्यु पूरी तरह से झुक गया और उसके मुंह से खून निकलने लगा। पर फिर भी उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी और वो अविका की तरफ देखकर बोला, तुम ठीक हो अविका? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? अविका अभिमन्यु के पास आकर उस पिलर को हटने की नाकाम सी कोशिश करने लगी और रोते हुए बोली, मैं ठीक हूँ, प्लीज कोई है अभिमन्यु, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। अभिमन्यु के शरीर से खून निकलने लगा और वो अविका से बोला, अपना ख्याल रखना। कहकर उसने पिलर से अपने हाथ हटा लिए और देखते देखते वो पिलर अभिमन्यु के ऊपर गिर गया। अभिमन्यु, अविका जोर से चीखी।